इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई पापा, जो आप मुझे गांव भेज रहे हो। है ही क्या वहाँ मिट्टी, गंदगी और गांव के लोग गंवार। अब अगर तुमने जुबान से एक भी शब्द गांव के रहने वालों के लिए निकाला तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते नवीन ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। राघव, याद है ना, कल तुम्हारे दादू गांव से आ रहे हैं और अब वो हमारे साथ ही रहेंगे। अपने मोबाइल में नजर गड़ाए हुए राघव ने जवाब दिया। तुम्हें उनके साथ रूम शेयर करना है, जगह बना लो। वाइट देखो मम्मा, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं दादू के साथ रूम शेयर नहीं कर सकता। वाइट अबाउट माई प्राइवेसी। नवीन और चारू ने एक दूसरे की तरफ देखा। राघव को पूरी उम्मीद थी कि पापा का नाश्ता मम्मी का पक्ष जरूर मिलेगा। ठीक है, तो तुम हॉल में सो जाया करना। वैसे भी पापा हमारे पहले की तरह कुछ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आ रहे हैं। चारू की बात सुन राघव को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन जानता था कि उसकी एक नहीं चलने वाली। पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। नवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान है। नवीन के पिता कैलाश मेहनत कश किसान थे। उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके नवीन को पढ़ाया। कैलाश अपने बचपन में पढ़ाई में होशियार थे और आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन आर्थिक हालातों के चलते पढ़ नहीं सके। एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे नवीन को उन शिक्षा दिलाना। नवीन ने भी अपने माता पिता का सपना साकार करने के लिए पूरी मेहनत की और उसका नतीजा कि आज नवीन मुंबई में है, मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है। नवीन की शादी कैलाश ने आप लोगों के रिश्तेदारों की पढ़ाई चारू से की। चारू एक ऐसी लड़की थी, आधुनिक और संस्कार दोनों का समावेश है। नवीन के माता पिता अब तक गांव में ही रहते थे। नवीन और चारू ने बहुत बार कहा मुंबई आना, पर वे दोनों नहीं मानते थे। कहते हमारा मन लगता है गाँव है। नवीन साल में एक दो बार गाँव जाता। वो लोग भी मुंबई आते जाते तो पर ज्यादा समय नहीं रुकते। नवीन ने अपने माता पिता के लिए गांव में हर सुविधा का इंतजाम किया था। कोई दिन नहीं जाता वो चारू वीडियो कॉल उनसे बात न करते। एक बेटे का फर्ज होता उनसे नवीन बेखूबी निभा रहा था। पिछले महीने नवीन की माँ रात को सोई तो उसने सुबह उठी ही नहीं। नवीन चारू पहली फ्लाइट से गांव पहुंचे। पत्थर बने कैलाश पर स्नेह स्पर्श का फूट फूट कर पड़े। पिताजी को छोटे बच्चे की तरह अपनी बाहों में भर नवीन अगर संतान लायक हो तो बुढ़ापे की लाठी बन सहारा देती है, नहीं तो उम्र का पड़ाव काटना मुश्किल हो जाता है। नवीन, तेरी माँ चली गई। कपकपाती आवाज में इतना बोल अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर की ओर देखने लगे। गहरे सदमे में थे। जो जीवन साथी का किसी भी उम्र जाना कष्टकारी होता है, लेकिन बीतते वक्त के साथ लगाव बहुत गहरा हो जाता है। शायद इसलिए साथी से अलग होने की पीड़ा भी असहनीय होती है। बेटे का स्वर पिता को समझाने लिए पर्याप्त था कि नवीन संभाल लेगा। 13वीं के बाद जब सभी मेहमान विदा हो गए, तब चारू ने अपने ससुर कैलाश जी को समझाया है, इसलिए हम निश्चित थे, लेकिन अब आप अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। कैलाश जी कुर्सी पर खामोश बैठे। चारू ने उनके सामने घुटनों पर बैठे धीरे से झुर्रिया हाथ थाम लिया। एक अनचाहा वादा, एक अनबोला आश्वासन, मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आप हमारे साथ चल रहे हैं। नवीन कैलाश अब भी फिर से झुकाए बैठे थे। नवीन मंथन विचार चल रहा था। सालों में जिस जीवन संगनी पर निर्भय थे, उसका अचानक चले जाना, खुद ही तबीयत का ठीक नहीं रहना, कई जगह से सामंजस्य का पीड़ा, अपने गांव को छोड़ने की पीड़ा और सबसे पहले बच्चों की परवाह और प्यास। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोच रहे, फिर चारू के सिर पर हाथ कर बोले, ठीक है, लेकिन अभी तुम दोनों जाओ, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। पहले बहुत तो समेटना होगा। नवीन चारू वापस आ गए। वे पिता की मदोही समझते थे, लेकिन 70 साल का राघव नहीं समझता। नवीन ने कुछ साल पहले ही BH के फ्लैट खरीदा था। फ्लैट बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए राघव के दादू साथ रूम शेयर करने के लिए कह गया था। राघव को लग रहा था दादू को आने से उसकी प्राइवेसी में खलल पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इससे पहले जब भी वो गांव जाते या कैलाश मुंबई आते तो दोनों के आपस में खूब बनती थी, लेकिन अब मामला कुछ और ही था। दादू मेहमान नहीं, परमानेंट मेंबर तो घर रहने वाले थे। ऊपर से TNJ राघव का मन समझौता के लिए तैयार आ गए तो, लेकिन उनके मन में अब भी एक संकोच था कि अब मुझे बच्चों घर में रहना है। चारू ने उनका सामान राघव के कमरे में लगा दिया। राघव मन ही मन दादू के आने से नाखुश था, मगर मम्मी पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। कितना प्यार करता था। कैलाश जी ने नई जीवन शैली की दोस्त करनी शुरू कर दी। इस उम्र में बदलाव को स्वीकार करना आसान नहीं होता, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे। इतने वर्षों की अपनी बोलचाल और आदतों को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता था। बात नवीन और चारू को समझने थे, लेकिन राघव के हिसाब से दादाजी उनकी सोसाइटी में थे। चारू कैलाश का पूरा ध्यान रखती, समय पर परहेज का दवाई
खाना शाम को अपने साथ ही घुमाना सोसाइटी के पार्क में ले जाती। वहाँ कैलाश के हम वो लोगों से दोस्ती होने लगा करते और शाम को शहर के बाद कुछ वक्त मंदिर में बिताते। शुरू शुरू में उन्हें लिफ्ट में अकेले जाना घबराहट होती थी। चारों ने उन्हें अच्छी तरह समझाया और अकेले जाने के लिए मोटिवेट किया। पापा आप जाइए, मैं यहाँ लिफ्ट के बाहर खड़ी हूँ, कोई परेशानी आने पर आप मुझे कॉल कर देना। पहली बार स्कूल जाते बच्चे की तरह घबरा रहे थे। जैसे कि लिफ्ट से बाहर निकले सामने नवीन खड़ा था। कैलाश के चेहरे की खुशी का आत्मविश्वास देख गले लग गया। पापा आज तो आपके लिए हलवा बनाना लाजमी है। सच्ची तू मेरे लिए हलवा देगा? बिल्कुल पापा, लेकिन ज्यादा नहीं। कैलाश सब संतुष्ट थे। उनके मन का असंज्ञा लगभग खत्म हो गया था। राघव के व्यवहार और अच्छी तरह समझे थे, बस उसका बचपन मान अनदेखा कर देते। राघव हर वक्त चिड़चिड़ा रहता। वो दादाजी के घर स्वीकार कर पा रहा था, शायद उसको नहीं चाहिए था। उस दिन संडे था। नवीन और चारों को किसी के यहाँ लंच पर जाना था। जाने से पहले चारों ने कैलाश और राघव के लिए खाना बना दिया। राघव, हम लंच के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे दादू खाना मैंने लिए बना दिया है। दादू 2 बजे खाना खाते हैं, माइक्रोवेव के गर्म करके उन्हें बिना खिलाने। दवाई लेनी है तो पापा को। ठीक है मम्मा, राघव ने लापरवाही से जवाब दिया और मोबाइल में व्यस्त हो गया। कैलाश गीता का पाठ पढ़ रहे थे। ऑनलाइन गेम खेल रहा था राघव। आज बिना किसी रोका टोकी के खेलते हुए वक्त का होश ही नहीं था। 2 बजे करीब कैलाश को भूख लगी। उठकर देखा तो राघव हेडफोन लगाए मोबाइल में बिजी था। दादू के आने की आवाज तक नहीं सुनाई दी। कैलाश वापस अपने बिस्तर पर लेटे। भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवाई भी नहीं थी। मन आया खुद ही खाना ले, लेकिन अभी उन्हें माइक्रोवेव से गर्म खाना नहीं किया था, इसलिए हिचक रहे थे। 3:30 बज गए और राघव अभी मोबाइल में लगा हुआ था। अब भूख बर्दाश्त से बाहर थी। कैलाश उठकर रसोई में गई। कांच के एक बाउल में दाल थी, दूसरे में गोभी मटर की सब्जी। सोचा सिर्फ दाल को रोटी खा लेता हूँ, गर्म करने की सोचा ही नहीं। कटोरी में दाल पलटने लगे। न जाने कैसे कांच बाउल गिर गया, जोरदार आवाज के साथ टूट गया और दाल जमीन पर गिर गया। राघव दौड़कर रसोई में आया और वहां हाल देखकर गुस्से से चिल्लाए, क्या कर दिया? कुछ करना नहीं आता क्या आपको? जब से आई हो जीना मुश्किल कर रखा है। ना कोई प्राइवेसी छोड़ी, ना सुख चैन। गंवार कहीं के। दादा अपराधी से खड़े थे। दाल गिरने से वो घबरा गए थे। राघव का चिल्लाना निर्भय पशु की तरह खामोश खड़े हुए दादाजी को देखते मन ही मन कोस रहे थे। उधर राघव की इतने दिनों से मन पल रही फ्रस्ट्रेशन सब बाहर निकल गई। उसने चेहरे पर अपने इस व्यवहार के लिए जरा शिकन नहीं था। जैसे ही पीछे पलटा, सामने नवीन और चारों को खड़ा पाया। एक पल को घबरा गया। चारों राघव को ढकेलकर रसोई में घुस पापा को गले नहीं लगाया। आप अंदर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। बेटा, चारों सारी दाल को मुझसे घबराओ और अपमानित कहे। ठीक है, आप बात कह भी नहीं पा रहे थे। कोई बात नहीं पापा, सब्जी रखी है, मैं उसे गर्म करके आपके लिए खाना लाती हूँ। चारों ने खाना लगाकर पहले कैलाश को दिया और उसके बाद रसोई समेटी। नवीन बिल्कुल खामोश था और चारों ने भी राघव को कुछ नहीं कहा, इसलिए राघव को लग रहा था कि बात खत्म हो चुकी है। घर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे थे। रात को डाइनिंग टेबल पर जब सब इकट्ठे हुए, कैलाश मुझसे हुए आहत थे। नवीन स्वभाव शून्य दिख रहे थे और चारों कैलाश को नॉर्मल फील करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वही राघव के हिसाब से कुछ ही हुआ था। कुछ देर बाद नवीन बोला, राघव तुम कल तुम्हारे स्कूल जा रहे हो, बात खोलेंगे, तब तक तुम गांव में रहोगे और खेत काम करोगे। मेहनत करके बात हो जाएगी। तुम खेत के काम करने के लिए 1 महीने के लिए पैसे भी देगा। गांव क्यों? अब वहाँ क्या है? दादूजी यहाँ आ गए हैं। तुम गांव जा रहे हो लेकिन क्योंकि इंसान मेरे पिता का सम्मान नहीं सकता, इसके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। अब तुम मेरे में नहीं रह सकते। तुमने पापा जी के सही टाइम पर खाना नहीं दिया, ऊपर से उनके दाल गिरने से मचा रहे हो शोर। मानो तुमने बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं हुई है पापा, जो आप मुझे गांव भेज ही रहे हो। वहाँ की मिट्टी और गंवार। राघव, अब अगर सामने तुमने एक भी और लफ्ज कहा तो अच्छा नहीं होगा। अब तक शांति से बात करते नवीन में गुस्से से तिल मिला था। जिस आदमी को आज तुमने अपमानित किया वो मेरे पिता हैं, जिन्हें तुम गंवार बता रहे हो। उनकी बदौलत आज यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठी एसी की ठंडक में खाना खा पा रहे हो। तुम्हें महंगे स्कूल की फीस जा रही है, तुम्हारे शौक पूरे हो रहे हैं। जाने दे नवीन बच्चा। नहीं पापा, अब इतना छोटा नहीं है। ये सारी बात गलत की तो इसने गलती लग रही है। कहाँ रही है? इसके हिसाब से इस कुछ गलत नहीं किया। परिवार के सबसे बड़े सदस्य पर चिल्लाया। मैं पापा से उसी बात पे बात नहीं करता। उन्हें गंवार कहा। कोई गलती नहीं की। राघव जिसे तुमने आज गंवार कहा ना, उनके पैरों की धूल भी नहीं हो तुम। मैंने तुम्हें देखा है, मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ा है। मुझे पढ़ाए लगे रहते थे पापा, सिर्फ एक ही धुन थी कि मेरा बेटा पढ़ ले। आज वही बेटा सामने पिता का अपमान बर्दाश्त कर ले। ये तुम सोच भी कैसे
से लिया। चारों बिल्कुल खामोश बैठी थी। उसके हाव भाव से साफ पता चला था कि वो नवीन से सहमत है। शायद ये फैसला दोनों ने मिलकर लिया था। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।